स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो ये आपकी चल रही है क्लास 11th की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वायरसेस। पहली बात, वायरस इज नॉट अ किंगडम। याद रखना कि वायरस कोई किंगडम नहीं है, क्योंकि हमारे जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने 1969 में जब हमें क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी, उन्होंने हमारे वायरस को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। तो बेटा मैं उसका रीजन बता देती हूँ। रीजन ये है बिकॉज वायरस को एक ए सेलुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, बिकॉज वायरस डजंट हैविंग एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। अच्छा मैम नहीं है तो क्या हो गया? बिकॉज हमने एक लाइन पढ़ी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बचपन में 9th क्लास में हमने एक लाइन पढ़ी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और सेल का फीचर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना, साइटोप्लाज्म का होना, न्यूक्लियस का होना या फिर जेनेटिक मटेरियल का होना। तो ये सारे क्या है, एक सेल के फीचर होते हैं जो वायरस के पास प्रेजेंट नहीं थे। सो आर.एच. व्हिटेकर डजंट इंक्लूड इट इन क्लासिफिकेशन ड्यू टू इट्स ए सेलुलर नेचर। ए सेलुलर नेचर के कारण उन्होंने वायरस को क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो वायरस है। कोई आपसे आपके नाम का मीनिंग पूछे, ऐसे ही वायरस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? वेनोम। वेनोम का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। कोई जहरीला फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेनोम बोलते हैं। या फिर इट इज अ सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई सिक्रीशन रिलीज हुई है, उसके लिए भी वर्ड क्या होता है? वायरस वर्ड यूज होता है। दिस नेम पर यहाँ पर कुछ और साइंटिस्ट भी आते हैं, जैसे वन ऑफ द साइंटिस्ट डेमेत्री इवानोव्स्की इन 1892। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट बेटा जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि कोई तो इन्फेक्शन कोज हो रहा है और उस इन्फेक्शन को कोज कौन कर रहा है हमें नहीं पता। तो इसने क्या बोला? रिकॉग्नाइज माइक्रोब। कुछ तो इसने रिकॉग्नाइज किया, पर इसको अभी ये नहीं पता था कि आज के टाइम पर हम उस ऑर्गेनिज्म को वायरस बोलते। तो रिकॉग्नाइज माइक्रोब as a casual organism. Casual organism is a term written in NCERT. Cause mosaic disease of tobacco. Mosaic का मतलब जैसे एक ट्यूमर होता है ना, कैंसर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको प्लांट। मतलब टोबैको प्लांट में ये एक मोजाइक डिसीज कोज कर रहा था। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उसने क्या नोटिस किया? कोई भी है ये, पर इसका जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। और क्योंकि ये कहाँ पास कर जा रहा था? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में पास कर रहा था। ठीक है, तो डेमेत्री इवानोव्स्की ने हमें बताया कि कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको प्लांट में एक कैंसर जैसी डिसीज कोज कर रहा है, मोजाइक डिसीज कोज कर रहा है, और वो इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एमजे बेजरनेक आए। एमजे बेजरनेक ने क्या किया? जैसे ही डेमेत्री इवानोव्स्की ने ये क्लेम किया, एमजे बेजरनेक ने एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड निकाल लिया। मान लो ये लीफ है, ये इन्फेक्टेड थी, इसको पीस कर एक फ्लूइड बना लिया। अब जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड उसने एक हेल्दी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो उसने क्या देखा कि जो ये हेल्दी प्लांट है ये भी इन्फेक्टेड हो गया। ऑब्वियसली इन्फेक्ट तो होना ही था। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट ऑल्सो, दैट कॉल्ड इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर उसने इसको क्या बोला कि एक इन्फेक्शन कॉज करने वाला लिक्विड है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, विवम मतलब लिविंग एंड फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये, और जो क्या कर रहा है? मोजाइक डिसीज कोज कर रहा है टोबैको प्लांट में। नेम वायरस टू ए इन्फेक्शियस माइक्रोब। और इसने बताया कि जो वायरस है ये एक इन्फेक्शियस माइक्रोब है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि देयर इज अनदर साइंटिस्ट दैट नेम्स W.M. स्टैनले इन 1935। इन्होंने क्या बताया? वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। जैसे मान लो आपने नमक खाया है, तो नमक इज अ नॉन लिविंग थिंग। अगर मैं कहूं जो सॉल्ट होता है उसका अगर हम एक मॉलिक्यूल देखें तो इट इज कॉल्ड क्रिस्टल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। तो वैसे ही W.M. स्टैनले ने क्या किया? वो जो कॉन्टेजियस फ्लूइड था, वो जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था, उस फ्लूइड को उसने क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बदल दिया। जैसे नमक के छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना क्रिस्टल्स, इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बताओ नमक इज लिविंग और नॉन लिविंग? नमक इज नॉन लिविंग। तो अगर हम एक वायरस को हमारी सराउंडिंग में देखते तो हम उसको किस तरह से देखते हैं? इन ए क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। दैट्स व्हाई यहां से ही एक टर्म आई कि वायरस आर नॉन लिविंग।
नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड इन नेचर, या आउटसाइड इन नेचर का मतलब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इन नेचर। नेचर के अंदर जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जैसे ही वायरस एक होस्ट की बॉडी में आता है, किसी को इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे मच्छर ने काट लिया, वैसे ही वायरस जब हमें काट लेता है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो जैसे ही वो बॉडी में एंटर करेगा वो हमारी सेल का राजा बन जाएगा। और जैसे ही वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया उसी टाइम हम वायरस को क्या डिनोट कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिनोट कर देते हैं। तो इतना आप याद रखना, नॉन लिविंग कब है, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है और वो एक नेचर में प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। पर जैसे ही उसकी इन्फेक्शियस फॉर्म के बारे में हम सोचते हैं तो इन्फेक्शियस फॉर्म उसको क्या डिनोट करवाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिनोट करवाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहीं पर आते हैं, तो WM स्टैनले की टर्म क्या थी कि वायरस को हम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अगर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे तो इसमें लार्ज अमाउंट हमें किसका दिखेगा, प्रोटीन का दिखेगा। लार्ज अमाउंट इज डिनोटेड टू द प्रोटीन। अभी हम आगे जाकर वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस की स्ट्रक्चर क्या है। पर उस स्ट्रक्चर में से इस एक्सपेरिमेंट से हमें इतना तो पता चल गया कि वायरस की बॉडी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ऑल्सो यहीं से एक वर्ड ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड वायरसेस आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर का मतलब कि नेचर के अंदर वायरस क्या है, इनर्ट फॉर्म में है। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, सोए हुए वायरसेस है हमारे। सो इन नेचर द वायरसेस आर इनर्ट इन फॉर्म, ठीक है। तो यहीं पर ही हम लिखते हैं, देखो करेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर मैं इसको यहाँ रिमूव कर देती हूँ, देखो पहला करेक्टर क्या है, इनर्ट। इनर्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि आउटसाइड द होस्ट सेल इट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। यही हमने बोला कि इनर्ट फॉर्म का मतलब इनएक्टिव, नेचर में ही इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पता है क्यों लिखा, देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में, दैट इज इंटरसेलुलर। पर इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर ही कोई चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज इंट्रासेलुलर। और ऑब्लिगेट का मतलब हमने कल समझा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट, मजबूर, कि भाई वो पैरासाइट की फॉर्म में ही रह सकता है, नहीं तो वो नहीं रह सकता। यही हमने पढ़ा कि एक वायरस जो है जब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है तो ऑब्वियसली हम उसको पैरासाइट बोलेंगे। इन्फेक्ट एंड टेक ओवर द होस्ट मशीनरी। अब ये वायरस पता है करता क्या है, ठीक है, इसने क्या किया, देखो दिस इज अ वायरस, ये कोई वायरस है, ठीक है। ये वायरस हमारी ये ह्यूमन की आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। पता है क्या करेगा, वैसे मैंने आरबीसी गलत लिया है यहाँ एग्जाम्पल, आप लीवर की सेल लो, देखो इसने क्या लिया है, एक ह्यूमन की लीवर सेल। रीजन मैंने आरबीसी इसलिए करा बेटा क्योंकि आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और यहाँ पर काम हमारा न्यूक्लियस का ही है। तो मान लो ये आरबीसी है, इस लीवर सेल का ये न्यूक्लियस है। अगर मैं इस न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करके बनाऊं, ये न्यूक्लियस है और ये जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया। जैसे ही वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया तो ये इन्फेक्शन कॉज करते ही न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके ये कहाँ अटैच हो जाएगा, उसी के डीएनए में अटैच हो जाएगा। मतलब लीवर सेल के जो न्यूक्लियस है उसके डीएनए में वायरस क्या हो गया, अटैच हो गया। और कह रहा है अब सिर्फ मैं अपने प्रोटीन्स बनाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। ये जितनी भी मशीनरी है तुम्हारे पास, ये तुम पूरी सेल को कंट्रोल कर रहे हो, अब तुम कंट्रोल मत करो, अब मैं कंट्रोल करूंगा। सो इस काइंड का जो नेचर है, इन्होंने क्या बोला, इन्फेक्ट एंड टेक ओवर द होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटा डिवीजन। जो अभी अभी 11th क्लास में हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा, इसको ऐसे समझो डिवीजन की भी जगह, जहां पर कॉपी, जैसे हमारे पास कॉपी पेस्ट वाली मशीन होती है ना, तो मान लो ये कोई डीएनए है और इस डीएनए का अपना एक कॉपी बना लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, चाहे वो डीएनए हो आरएनए हो, उसको अपनी कॉपी बना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की बेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में बनी होती है, इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड इट कंटेन्स अ प्रोटीन कोट। याद रखना वायरस जो है, जैसे ये बाहर प्रोटीन कोट है और इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इस फॉर्म में वायरस रहता है। अब बात आती है ये प्रोटीन कोट कैसा भी हो सकता है, ये ऐसे पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, ये ऐसे स्पाइरल भी हो सकता है।
मतलब प्रोटीन कोट के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। तो इसीलिए वायरसेस को हम और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, बिकॉज इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लिक एसिड है, एंड इसके पास प्रोटीन है। ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियस है, ना ही साइटोप्लाज्म, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना ही सेल वॉल, इट डजंट हैविंग एनीथिंग। एक कोट है प्रोटीन का और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है वो वायरस में कौन कौन सा हो सकता है, दैट कैन बी डीएनए और आरएनए। कभी भी किसी वायरस में दोनों नहीं होंगे। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। कोई भी वायरस दोनों डीएनए आरएनए कंटेन नहीं करता है। रिटन इन एनसीईआरटी, याद रखना। दिस इज इन्फेक्शियस फॉर्म इन अ वायरस। मतलब कोई आपसे पूछे एक वायरस है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हम बोल देंगे कि ये बैक्टीरिया का राइबोसोम है, इसने इन्फेक्शन कोज किया। ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, इसने इन्फेक्शन कोज किया। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसने इन्फेक्शन कोज किया। व्हाट इज अ इन्फेक्शियस फॉर्म इन वायरस? तो अगर हम वायरस की इन्फेक्शियस फॉर्म की बात करते हैं तो वायरस के अंदर जो इन्फेक्शियस फॉर्म है दैट इज योर डीएनए या फिर आरएनए। मतलब उसके अंदर प्रेजेंट उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, उसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। बहुत बच्चों को जेनेटिक मटेरियल में भी कंफ्यूजन होती है कि जेनेटिक मटेरियल टर्म बायो में किसको दिया गया है। तो आप ये समझो कि जेनेटिक मटेरियल एक टर्म गिवन टू दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। पहली बात, जो सेल के अंदर एक डिवीजन कोज करवाता है, रेप्लिकेशन कोज करवा सकता है, जो स्टेबल होता है और जो इसको इन्वायरमेंट के स्ट्रेस से, म्यूटेशन होने से बचाता है, ताकि इन्वायरमेंट स्ट्रेस से हमारी सेल के अंदर चेंजेस ना आए। एक तरह से गार्ड का जो काम करता है, वही मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्लास 12th में इसका पूरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर और अच्छे से आप जेनेटिक मटेरियल को पढ़ोगे। अभी के लिए आपकी लेवल पर इतना याद रखो, जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है हमारी सेल का जो हमारी सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी सेल को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद पता चला इट इज डीएनए या फिर इट इज आरएनए। इट नेवर बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्लांट। अब जो ये प्लांट है तो प्लांट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कहने का मतलब क्या है कि वायरस के पास या तो डीएनए और आरएनए, और ये पता चल गया कि डीएनए और आरएनए ही एक इन्फेक्शन कोज करते हैं, क्योंकि अभी अभी पीछे हमने पढ़ा कि किस तरह से वायरस का जो ये जेनेटिक मटेरियल, मान लो अब मैंने इसके बाहर प्रोटीन कोट बना लिया और ये इसका डीएनए है, तो क्या सेल के अंदर प्रोटीन कोट गया? अगर आपको यहाँ देख रहे हो तो मैंने सिर्फ सेल के अंदर किसको इंसर्ट किया, इसके डीएनए को इंसर्ट किया। बेटा प्रोटीन कोट सेल के अंदर एंटर नहीं करता, वो सेल के बाहर ही ऐसे ही ब्लड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो प्लांट है, तो प्लांट के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा इन्फेक्शियस होता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसी एनिमल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है। कुछ वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो भी इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को। बैक्टीरिया का जो वायरस होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। The viruses that infected bacteria are called bacteriophage and these viruses are usually double stranded DNA, और ये क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ओके, यहाँ कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ब्रेनली। इन कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, एक वायरस का नाम है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, कॉजेज डिसीजेज इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, उसके अंदर क्या देखा गया, कॉलीफ्लावर इज अ प्लांट। अब हमने प्लांट के लिए क्या पढ़ा कि हमेशा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही वायरस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्लांट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी वायरसेस है जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और जैमिनी वायरस आर द सम वायरसेस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो भी वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। अब बात आती है प्रोटीन कोड की। न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड में याद रखना, प्लांट के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड दोनों आरएनए पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड बैक्टीरिया के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आती है प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सिड भी बोलते हैं। एंड इट्स सब यूनिट, सब यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक मैंने माला बनाई, तो ये जो माला इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड माला। पर अगर बोले व्हाट इज अ सब यूनिट ऑफ दिस माला, तो सब यूनिट के लिए मैं क्या लिखूंगी, बीड्स।
एक बीड इसकी सब यूनिट है, ऐसे ही किसी की भी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पर वो सब यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर, मतलब छोटे छोटे कैप्सोमेयर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक पूरी कवरिंग बना देते हैं, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं या फिर कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो कैप्सोमेयर आपको समझ में आ गया। दीज कैन बी अरेंज, अब ये कैप्सोमेयर किस तरह से अरेंज होकर ये कोट बनाते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो ये कैसे भी शेप में हो सकते हैं, जैसे वन ऑफ द शेप इज हेलिकल। हेलिकल का मतलब यहाँ पर मैंने एक हेलिकल शेप का TMV वायरस बनाया हुआ है, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसने वायरस की डिस्कवरी करने में हेल्प करी। हमने पीछे पढ़ा था ना, टोबैको मोजाइक वायरस, दैट इज मोजाइक डिसीज इन टोबैको प्लांट, वही है ये वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस में ये देख रहे हो, दिस इज कैप्सोमेयर्स, ये क्या है, ये कैप्सोमेयर्स है, दीज आर द कैप्सोमेयर्स, ये कैप्सोमेयर्स है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारे कैप्सोमेयर एक दूसरे के साथ इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म में अरेंज है, और इन्होंने एक कोट बना लिया है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड, एंड दीज आर द कैप्सोमेयर्स, ये कैप्सोमेयर्स है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बोला कि यही स्ट्रक्चर मम्स वायरस भी फॉलो करता है। वन ऑफ द फॉर्म या कैप्सोमेयर के अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल जो होती है, जैसे आपने पॉलीगॉन्स पढ़े हैं मैथ्स का, अगर कुछ याद हो, किनारे वाली शेप्स, तो दोज आर द पॉलीगोनल शेप्स। तो पॉलीहेड्रल शेप मिलती है हमें इन वायरसेस हर्पीज एंड एडेनो। तो ये वन ऑफ द पॉलीहेड्रल शेप है, दिस इज अ पॉलीहेड्रल शेप ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया है, और इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। ओके, सो दिस इज हेड, ये इसका कॉलर है, दिस इज शीप, और ये पिंस होती हैं, एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। ओके, एंड ऑल्सो याद रखना सेम जो डायग्राम है वो हमारा 12th में भी गिवन है इन माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, बट दैट हैविंग सम रॉन्ग लेबलिंग। सबसे करेक्ट जो लेबल है वो ये है, इसी को ही याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद TMV वायरस में आपको समझ में आ गया। अब जो TMV वायरस है प्लांट का वायरस है, तो प्लांट के वायरस में कंडीशन क्या पड़ी थी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो इट मींस अगर मैं कहूँ ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है एक ही स्ट्रैंड का ये RNA ऐसे घुमा हुआ है, एक ही स्ट्रैंड का RNA ऐसे, तो इसीलिए प्लांट हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब प्लांट के जो वायरसेस हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वायरल कौन कौन सी डिसीज है, दैट इज मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, जेनाइटल वर्ड्स, बहुत सारी वायरल डिसीजेज है, बहुत सारी वायरल डिसीजेज है। तो नेक्स्ट आता है प्लांट के अंदर जब भी कोई वायरल डिसीज होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे बेसिक सिम्टम क्या है, मोजाइक फॉर्मेशन, ट्यूमर जैसी सिचुएशन आती है। नेक्स्ट है जो लीफ है, लीफ क्या हो जाएगी, रोल डाउन। रोल का मतलब जैसे लीफ अंदर की तरफ कर्ल हो गई, जैसे ये लीफ है और ये अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ गई, कर्ल होगी, तो ऐसी कर्लिंग भी यही होता है कि जैसे कर्लिंग तो थोड़ा सा हो गया, रोलिंग का मतलब बिल्कुल ही रोल हो गई है। ठीक है, येलोइंग मतलब पीली हो जाए लीफ। वेन क्लियरिंग मतलब वेन्स हमें दिखाई ना दे, जो हमारी मिड रिब होती है या हमारी वेन या वेनलेट्स होती है ये ना दिखाई दे। ड्वार्फिंग मतलब प्लांट की हाइट ना बढ़े, और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब अनइक्वल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूँ वायरस में बेटा बहुत सारी चीजें अभी भी, अगर हम उसकी रिप्रोडक्शन पढ़ें तो वी हैविंग लाइटिक साइकिल एंड लाइजोजेनिक साइकिल, ये भी हम पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट गिवन इन NCERT। सिर्फ हम यहाँ पर NCERT का ही कवर कर रहे हैं, बट इफ यू वांट दो साइकिल्स ऑल्सो यू कैन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन, मैं वो भी आपको समझा दूंगी। वायरॉइड्स क्या होते हैं, इन 1971 देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड टियो डेनर ने क्या किया था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा जो ऑर्गेनिज्म ऐसा लगे कि वायरस से ही ओरिजिनेटेड हुआ है। रीजन पता है, अभी हम ना दो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, दैट इज वायरॉइड्स एंड दैट इज प्रायोन्स। हुआ क्या, अगर ये वायरस है एक, इस वायरस के पास ये क्या है, कैप्सिड, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये दो चीजें हैं, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं कहूं कि अगर मैंने इसका कैप्सिड रिमूव कर दिया, सॉरी जेनेटिक मटेरियल रिमूव कर दिया पहले, तो इस तरह की प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रायोन्स बोलते हैं।
पर अगर मैंने इसका कैप्सिड रिमूव कर दिया और सिर्फ क्या छोड़ दिया, एक जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया, और वो भी आपका आरएनए, वो भी किसको छोड़ा है, सिर्फ आरएनए को, तो ये हमारे जो बन गए दीज आर द वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर इन 1971। स्मॉलर देन वायरसेस, ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन कोट, अगर याद हो हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी कि प्रोटीन इज अ मैक्सिमम अमाउंट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वायरस। तो यही है लो मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्वियसली सारा तो प्रोटीन के पास होता है और इसके पास प्रोटीन है ही नहीं। पहले ये जब कब फाइंड आउट हुआ था, इट कॉज पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज एक डिसीज थी पोटैटो के अंदर, जहां से हमने इन वायरॉइड्स को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट आउट किया था। लीड टू स्पिंडल शेप पोटैटो, जिसकी वजह से उनकी जो ईल्ड थी, वो पैदावार जो थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और स्ट्रक्चर में सिर्फ इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरॉइड्स का स्ट्रक्चर सिर्फ क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रायोन्स। बेटा प्रायोन्स जो है ना, इट इज काइंड ऑफ एजेंट। एजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा ना तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं है, ना इसके पास अपनी प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप ये बोल सकते हो। सिर्फ इसके पास पता है क्या है, एक जीन था। मान लो साइंटिस्ट ने इसको कैसे डिकोड किया, क्या थे ये प्रायोन्स, इनको ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला गया। तो ये जीन है, इस जीन से हमने एक प्रोटीन बना लिया। ऑब्वियसली जीन कोड फॉर प्रोटीन, याद रखना जीन हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाकर काम करते हैं। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर करेक्ट फोल्डिंग करता है, मतलब इसकी फंक्शनिंग क्या थी कि भाई ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होकर अपना वर्क क्या करता था, कंप्लीट करता था। बट व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, किसी कारण की वजह से ये जो प्रोटीन है इसकी इनकरेक्ट फोल्डिंग होगी। देखो एक तो ये फोल्डिंग थी और एक ये फोल्डिंग है, दिख रहा है आपको डिफरेंस। तो एबनॉर्मल फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस टर्शरी स्ट्रक्चर जो हमारी फोल्डिंग सही नहीं हुई है प्रोटीन की, ये कहाँ ट्रेवल करते हैं, ब्रेन के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं, और ब्रेन के अंदर ट्रेवल करके हमारी नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस क्या होती है, डेवलप होती है। तो वहीं से देयर आर द टू न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, है तो दोनों सेम, दोनों प्रायोन्स ने किए, इसीलिए एनसीईआरटी दोनों के लिए वर्ड क्या यूज करती है, एनालोगस। एक डिसीज जो कैटल में हुई इसको हम बोलते हैं बीएसई डिसीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिसीज। अब ऑब्वियसली बात है, हम किसी को पागल बोलते तो बोलते तेरा दिमाग खराब है, तो पागल है। तो दिमाग की डिसीज में मैड हो गई काउ हमारी, तो वो जो डिसीज है दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ऐसे ही सीजेडी, सीजेडी क्या होती है, डिसीज इन ह्यूमंस similar to the bovine spongiform encephalopathy. It is called Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease. It is analogous to BSE. अगर BSE है तो कैटल में है, CJD है तो वो क्या है, अगर यहाँ पर CJP होता ना, कॉकरेज जनता पार्टी बन जाता है। तो CJD इट इज अ क्रूजफेल्ड-जैकोब डिसीज। ओके, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा क्या, एक प्रोटीन का फोल्ड है, सिर्फ मैंने अभी बताया था कि प्रोटीन का फोल्ड है, उसको प्रायोन बोल दिया, और जेनेटिक मटेरियल को वायरॉइड बोल दिया। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, याद रखना इट इज सिमिलर टू वायरस। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, वायरस का जो मॉलिक्यूलर वेट है इक्वल टू प्रायोन्स, और इन दोनों से जो कम वेट है दैट इज ऑफ वायरॉइड्स। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गिवन है लाइकेंस। हमने लाइकेंस बहुत बार पढ़ा। लाइकेंस को हम क्या बोलते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। तो इट इज एसोसिएशन, फंगी में हमने लाइकेंस पढ़ा था। तो ग्रुप ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का ग्रुप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, लुक एज अ यूनिट। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, सबको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिन्होंने कल लेक्चर पढ़ा है वो समझ गए होंगे। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ में प्रेजेंट है तो ये एक यूनिट की तरह लगता है, हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलता। बिल्कुल ही आप डिफरेंस देखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इस तरह से एक दूसरे से अलाइंड होते। अब जो दो कंपोनेंट है उसमें से एक को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, फाइ का मतलब प्लांट, एक को हम बोलते हैं माइकोबायोंट, माइको वर्ड इज यूज्ड फॉर द फंजाई। तो इट मींस इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। अब एल्गे हमारी क्या, ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई हमारी क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। एल्गे हमारी क्या है, ऑटोट्रॉफिक, और फंजाई हमारी क्या है, हेटरोट्रॉफिक। अब जो ये फंजाई है
और एल्गे। मैंने इसको यहाँ डायग्राम से दिखाया, देखो ये एल्गे और इसके ऊपर ऐसे माइसीलियम बना हुआ है फंजाई का। अब ये जो माइसीलियम बना हुआ है फंजाई का, इससे देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो फंजाई है, फंजाई एक तरह से इसको शेल्टर दे रही है और साथ साथ में सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट और वाटर्स को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ऐसी जो फाइकोबायोंट है हमारी एल्गे फंजाई को क्या देती है, इट गिव्स न्यूट्रिशन। तो एल्गे फंजाई को न्यूट्रिशन दे रही है और फंजाई एक तरह से इसको क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और आल्सो इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें एनसीईआरटी में किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया भी लिखा हुआ है, दैट वी नीड इन अ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम इन 3rd and 4th चैप्टर दैट वी हैविंग आल्सो। तो आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कोई टॉपिक रिपीट करवाना है, कोई डाउट है, यू शुड आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज करो। वी ऑल्सो गो विद वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।